नमस्कार। सभा एवं मंच संचालन के विभिन्न क्षेत्र हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज के विभिन्न कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, सभागोष्ठी, सेमिनार, पर्व आदि आते हैं। वहाँ पर मंच संचालन कैसे करना चाहिए, उसके विषय में आज के इस व्याख्यान में समझने का यत्न करेंगे। आप इस व्याख्यान के बाद सफलता के साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी मंच संचालन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम मंच संचालन की कुशलता के बारे में बात करेंगे और यह समझने और आप सबको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी मंच का संचालन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वार्ता के बाद आप विभिन्न मंच संचालन के संदर्भ अथवा विषय के अनुसार शब्दों, वाक्य और विषय वस्तु का चयन एवं प्रयोग कर सकेंगे। आज की इस चर्चा में जुड़कर आप यह सीखने की सभाओं में मंच संचालन के दौरान उचित अनुतान, बलागत का प्रयोग करते हुए भावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। आप मंच संचालन के क्षेत्रों के विषय में अशोक जी बताइए। जी जी जी। आपने लंबी भूमिका के दौरान इस विषय को स्पष्ट किया कि हमें पूरे व्याख्यान के दौरान या इस पूरी चर्चा के दौरान किन किन बातों पर चर्चा करनी है। विभिन्न अवसरों पर प्रभावी रूप से मंच संचालन करने में निपुणता प्राप्त करनी हो तो और व्यावसायिक रूप से इस क्षेत्र का चुनाव करके अगर कारकिर्दी बनाने के लिए आगे बढ़ना हो तो यह एक मनपसंद क्षेत्र है। इस क्षेत्र से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं और अपने मनपसंद का कार्य भी कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह मंच संचालन अर्थात एंकरिंग का काम ऐसा है कि इसमें बहुत बड़ी कमाई है और इसके लिए जन्मजात कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं है। आप व्यावसायिक दृष्टि से अभ्यास करने के बाद आप मंच संचालन का कार्य सीख सकते हैं। मंच संचालन के कई क्षेत्र हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम के समय किए जाने वाले संचालन या सभागोष्ठी का संचालन या सेमिनारों का संचालन। अरे यहाँ तक भी हो सकता है कि किसी कवि सम्मेलन में, सामाजिक या राजनीतिक सभाओं में या किसी विषय पर होने वाला अगर सेमिनार हो या किसी पर्व उत्सव का आयोजन हो या संगीत संध्या या किसी भी समूह के कार्यक्रम में मंच संचालन हो या दूसरे शब्दों में कहें कि एंकरिंग करना हो तो यह क्षेत्र अनन्य है। अगर एंकरिंग का कार्य अच्छा हो जाए, किसी भी कार्यक्रम में आप देख लो, कहीं पर भी, हम भी कई कार्यक्रमों में जाते हैं और वहां पर एंकरिंग अर्थात मंच संचालन का कार्य अच्छा हो जाए तो कार्यक्रम की सफलता निश्चित हो जाती है। यह आपने भी देखा होगा। ठीक है। किसी सभा या समारोह के मंच पर जो व्यक्ति संचालक की भूमिका में उपस्थित होता है तो उसकी महत्ता के विषय में आप बताइए। हाँ, इसी विषय में तो हम बात कर रहे हैं और उसकी महत्ता अनन्य है मंच संचालक की, क्योंकि सारा कार्यक्रम जो होता है किसी भी विषय पर आधुनिक मंच संचालन हो, वहां पर मंच संचालक का अर्थात एंकर का अनन्य महत्व होता है।
अर्थात उसकी महत्ता अत्यधिक है। उन पर ही उनकी सफलता का आधार है, हाँ जो मंच संचालक होता है। हाँ, क्योंकि विषय निष्णात या कोई भी आता है तो वह तो अपना कार्य अपनी विषय के अनुसार करके जाता ही है। जी, ठीक है। किसी सभा या समारोह के मंच पर जो व्यक्ति संचालक की भूमिका में उपस्थित होता है, उसकी वाणी की विशिष्टता जो होती है वह सभा में बैठे हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है और उनको प्रभावित भी करती है। ठीक है। मंच संचालक के लिए जो महत्ता होती है मंच संचालक की, उसमें भाषा कौशल की विशेषता महत्व बहुत रखती है। ठीक। और भाषाई कुशलता, मैंने अभी कहा उसी तरह कि इसके लिए जन्मजात प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, पर भाषाई कुशलता को अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ आप रेडियो पर, टेलीविजन पर या विभिन्न कार्यक्रमों में की जाने वाली घोषणाएं, ये सारी घोषणाएं होती है वह भी एंकर ही करता है। हाँ। मंच संचालक ही करता है। हाँ। तो वहां पर भाषाई कुशलता की आवश्यकता होती है। हाँ। यानी कि ये एक बात उसकी महत्ता को स्वीकृत करके चलनी पड़ेगी। हाँ। यहाँ एक बात जाननी यह भी आवश्यक है कि आज के व्यावसायिक युग में अपनी बात प्रभावशाली और विश्वसनीय ढंग से अगर अभिव्यक्त न की जाए तो आप किसी क्षेत्र में टिक नहीं सकते। ठीक है। और हर क्षेत्र के लिए एक भाषाई दृढ़ता और भाषाई अभिव्यक्ति की कुशलता अनिवार्य हो जाती है। और मैं आपसे ही अभी एक प्रश्न करता हूं, चलिए, कि आप अपने जीवन में भाषा का प्रयोग हर बार आवश्यकता के अनुसार अलग अलग करते हैं। हाँ। विभिन्न स्वरूपों में करते हैं। हाँ। और मंच संचालक या उद्घोषक जो होता है वह अपनी शैली में उसको डालकर अलग अलग शैलियों के अनुसार उसका प्रयोग करता है। हाँ। और सामान्य जीवन में हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ। तो दोनों में कुछ विशिष्ट अलगता है। हाँ। आप किसी न किसी सभा समारोह में गए ही होंगे। हाँ। आपने रेडियो पर, टीवी पर डिबेट सुनी ही होगी, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को लेकर हो, चाहे वह सभा या कोई वर्तमान देश की समस्या के विषय में डिबेट हो रही हो। तो हर बार देखिएगा कि वहाँ जो एंकर का काम करता है, यानी एंकरिंग जो करता है, उसकी भाषा के उतार चढ़ाव और उसकी बोलने की जो पद्धति है उसमें फर्क आ जाता है। हाँ। आपने वहां पर ध्यान दिया होगा कि भाषा का प्रयोग मंच संचालक करता है तो जब उस समय उसकी जो शैली होती है वह प्रभावशाली और रोचक होती है। हाँ। ऐसी भाषा का प्रयोग आप भी कर सकते हैं और हर कोई जो इस क्षेत्र में आना चाहता है वह इसकी बार बार इसका उपयोग करके वह इसमें निपुण बन सकता है। और ऐसी भाषा के माध्यम से आप अपनी बात अनुकूल ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। मंच संचालन की इस औपचारिक और अनौपचारिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में स्पष्टता करते हुए आप बताइए। जी जी, यानी कि मैंने जो ऊपर बताया उसको मैं यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक अभिव्यक्ति यानी कि दोनों को अलग करते हुए बताऊं। हाँ। जी 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 जी, सुनिए, हम शब्दों और वाक्यों का चयन और प्रयोग अवसर के संदर्भ के अनुसार करते हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि हम किसी के घर गए हैं तो वहां अलग प्रकार से बात करते हैं। हम किसी की ऑफिस में गए हैं तो अलग तरह से बात करते हैं। हाँ। और हम ऑफिस में होते हैं हमारी,
या हमारे कार्य करने की जगह पर होते हैं तो वहाँ अलग तरह से बात करते हैं। मैं इसको उदाहरण के आधार पर अगर बताऊं तो आपको अधिक स्पष्ट होगा। हाँ। हम किसी विशिष्ट व्यक्ति से बात करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारे या हमारी बोलचाल में, हमारे उठने बैठने में और भाषा में भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हो। एक और उस समय हम हमारी जो पूरी कार्य प्रणाली है उसमें विनम्रता हो, यानी कि हम विनम्रता पूर्वक हमारी बात दूसरों तक समुचित ढंग से पहुंचे उसका ध्यान रखते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। यही बात मंच संचालन में भी रखनी होती है। एक स्थिति आपने यह भी देखा होगा, चलिए दूसरी तरह से समझते हैं कि आपने यह भी देखा होगा कि हम एक ही बात को विविध रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। हाँ। और अभिव्यक्ति की यह विविधता संदर्भ, प्रसंग पर निर्भर होती है। औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में भाषा का अपना रूप हम बदल देते हैं और यही बात मंच संचालन या एंकरिंग करते समय हमें ध्यान में रखनी होती है। ठीक। अब एक और रूप से हम इसको देखते हैं कि भाषा में यह बदलाव जरूरी भी है ताकि प्रभावी रूप से अभिव्यक्त वह हो सके। हमारी जो हमें जो मंच पर बात करनी होती है उस बात को हमें प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना होता है। और अगर प्रभावी रूप से वह अभिव्यक्त ना हो तो मंच संचालन फीका पड़ जाएगा। है ना? एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे हमें पिकनिक के लिए जाना है और पिकनिक में हम अपने किसी बड़े व्यक्ति को, हमसे कोई बड़े व्यक्ति है जो हमारे आदरणीय है, या हम किसी हमारे दोस्त से पूछते हैं पिकनिक के लिए, तो देखते हैं कि दोनों के साथ हम जब बात करते हैं तो हमारा ढंग बदल जाता है। सबसे पहले मान लीजिए कि हम किसी आदरणीय व्यक्ति को पिकनिक में आने के लिए पूछते हैं तो किस तरह से बात करते हैं? क्या आप पिकनिक पर चलेंगे? हम इस तरह से बात करते हैं। क्या व्यक्ति को? हाँ, क्या आप पिकनिक पर चलेंगे? अगर आप भी पिकनिक पर चल रहे हैं तो आपके लिए टिकट और अन्य आपको अनुकूल हो ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं या किसी से कहकर आपके लिए करवा लेते हैं। यानी कि आदरणीय व्यक्ति का अनुकूलन हम देखते हैं। जी, वहां भाषा की अनुकूलता भी होती है। अब दूसरे, अगर दोस्त से आप बात करते हैं, अपने पिकनिक पर तो एकदम नजदीक के दोस्त को लेकर जाएंगे। तो वहां पर कैसे बात करते हैं? अरे क्या कहते हो, आज पिकनिक पर चले? क्यों ना आज पिकनिक का मजा लिया जाए। एकदम बात दोनों एक ही तरह की है लेकिन कहने का ढंग, भाषाई अभिव्यक्ति सब बदल जाता है। अब आप ही बताइए कि कौन सी बात किससे कही गई होगी? पहली बात बड़े और आदर देने वाले व्यक्ति से कही गई है तो दूसरी बात दोस्त से, है ना? अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। एंकरिंग करते समय यही बात ध्यान में रखनी होती है। भाषा में शब्दों के चयन और वाक्य की बनावट से ही आप सब जान जाएं ऐसा हमें करना होता है। भाषा प्रयोग के लिए विभिन्न संदर्भ, अवसर, स्थिति, व्यक्ति, उद्देश्य, समय का महत्व बहुत होता है और ये सारी बातें हमें मंच संचालन के समय ध्यान में रखनी आवश्यक हो जाती है। ठीक। इनके अतिरिक्त भी ऐसे अनेक बिंदु होते हैं जिनके अनुसार हम अपनी बात कहने के ढंग को बदल देते हैं।
जी मंच संचालन के भिन्न रूप और विशेषताएं बताते हुए इस बात को ज्यादा स्पष्ट कीजिए। जी, यानी कि मंच संचालन के ही उदाहरणों के साथ में इसको स्पष्ट करूं। हाँ, जी जैसे अभी समझाया। जी, तो चलिए हम यहाँ एक ऐसा करते हैं कि दो व्यक्तियों के अलग अलग मंच संचालन को हाँ। उदाहरण के रूप में लेकर हाँ, हाँ। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जी ना? ठीक। तो देखिए, आप अपने मन में एक स्थिति स्पष्ट कर लीजिए कि एक अनीता नामक लड़की है जो किसी कवि सम्मेलन का मंच संचालन कर रही है या किसी काव्य गोष्ठी का की एंकरिंग कर रही है। ओके, इसको एक दृश्य को आप अपने मन में लेकर हम एक बात करते हैं। इसको देखने के बाद हम दूसरे स्थिति के विषय में भी देखते हैं, तो आपकी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। दूसरे का मन संचालन। हाँ जी, अनीता के अलावा। हाँ हाँ, एक बड़ा सभागार है, आप अपने मन में दृश्य बनाते जाइए। एक बड़ा सभागार है, सैकड़ों दर्शक आए हुए हैं। हाँ। और श्रोताओं से मानो खचाखच भरा हुआ सभागार है। हाँ। और दर्शकों की बहुत अधिक संख्या है और ऐसे समय श्रोताओं को देखकर मंच संचालिका जो अनीता है, वह मंच संचालन करने के लिए आती है। तो इतनी लोगों को देखकर उसका मन डूबने लगता है, उसका दिल बैठने लगता है और वह सोचने लगती है कि कैसे कवि सम्मेलन के इस कार्य को वह संभाल पाएगी। हाँ, बड़ा देखकर। हाँ, बड़ा समूह देखकर। आज उसे अपने जीवन की यह सबसे बड़ी परीक्षा में से पास होना था। हाँ। और उसको लग रहा था कि यह मैं किस संकट में आ पड़ी। हाँ। यानी कि उसका मन भी अब शंकाशील होने लगा था। हाँ। और क्यों न ऐसा क्यों न हो, क्योंकि यह सबसे पहली बार जीवन हाँ। में हाँ। उसको मंच संचालन करने का मौका मिला। हाँ, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। हाँ, तो मंच संचालन का यह कार्यभार उसको संभालना है। तो ऐसे खचाखच सभागार में जाकर जैसे तैसे वह मंच पर पहुंच तो जाती है। हाँ। दर्शकों ने उसके पहुंचने पर तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत भी किया। अनीता का हौसला इससे बढ़ने लगा। हाँ। तालियों की गड़गड़ाहट से, और उसने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन दर्शकों की आपसी बातचीत से और दर्शकों के बीच हो रहे शोर से उसको डर लगने लगा था। फिर भी उसने बोलना शुरू कर दिया जो वह घर से रटकर आई थी। उसने पहले से तैयारी की थी और जो तैयार करके आई थी वह बोलने लगती है कि मित्रों, आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ कवि सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब इस गणतंत्र दिवस की शाम को अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ मनाने के लिए उत्सुक है। आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं सभी कवियों को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पर सभागार में अब भी बहुत शोर था, लेकिन उसने अपनी बात शुरू रखी। हाँ, वो जो रट कर आई थी। हाँ हाँ। अब देखिए दूसरी स्थिति देखते हैं जिसमें हम एक पात्र कल्पित करते हैं, मोहित। हाँ। तो इसको हम मोहित का मंच संचालन कहेंगे। हाँ। उसको भी अनीता की तरह पहली बार ही मंच संचालन का मौका मिला है। हाँ। और वह आता है। मोहित ने दर्शकों की मनस्थिति और वहां की परिस्थिति को समझकर तुरंत मंच संचालन से जुड़ी अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया। उसने सब रटकर तो आया था, लेकिन उसने मंच संचालन की प्रतिभा को
और उसने जो कुछ सीखा था मंच संचालन के विषय में, हम्म, उसको यहाँ पर वह काम में लाता है, यानी कि अपनी टैलेंट को। अपनी टैलेंट को काम में लाता है ना। तो उसने वह सब कुछ नहीं किया हम्म, जो मंच संचालन की शुरुआत में करने के लिए वह तैयार करके आया था। हाँ, वह मंच पर गया, हम्म, उसने माइक को हाथ में लिया हम्म, और वहां पर खड़ा हो गया। ठीक। वह कुछ सेकंड तक चुप ही रहा, अनीता की तरह शुरू नहीं कर दिया। नहीं, चुप ही रहा। हम्म, और उसको चुप देखकर दर्शकों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, हाँ, और धीरे धीरे सारा शोर, हम्म, सारी आवाजें थी वह धीमी होने लगी। यानी कि जो कुशलता संचालक की है उसके अनुसार, हाँ, उसके अनुसार उसको दर्शकों उसने, का ध्यान हाँ, उधर गया, हाँ, उसने उसका प्रयोग किया, केंद्रित हुए हाँ, संचालक के ऊपर। हाँ, वो केंद्रित हुए और धीरे धीरे सारे सभागार में शांति हो गई। हाँ, और तब मोहित ने बोलना शुरू किया। हाँ, जो वह तैयार करके आया था वह नहीं, हाँ, लेकिन सभागार के अनुकूल उसने बोलना शुरू किया, अपनी टैलेंट और कुशलता के अनुसार। हाँ, उसने क्या कहा? आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में आपके उत्साह और हर्ष की गूंज मैं सुन सकता हूं। हाँ, आपके मन से निकली आवाज हाँ, मेरे मन तक स्वतः ही पहुंच गई है। क्यों न हम मन के इस रिश्ते को कायम कर लें। वाह, यानी कि उनके रटे हुए शब्द नहीं है, ये मौलिकता से दर्शकों को प्रभावित करने के लिए। और ऐसा होने पर पूरा सभागार शांत हो चुका था। हाँ, मोहित की बात को लोग ध्यान से सुनने लगे थे। मोहित ने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को जारी रखा और उसने कहा, और इसी मन का एक सिरा आपके हमारे अपने देश के साथ भी जुड़ा हुआ है। हाँ, इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपकी उपस्थिति ही आपके भावों की स्वतः अभिव्यक्ति है। आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से तालियों की गड़गड़ाहट हुई और पूरा सभागार गूंज उठा। और इस बार मोहित को बिल्कुल चिंता नहीं हुई। अब आप ही बताइए, आपने मंच संचालन की इन दोनों स्थितियों के बारे में अपने मन में ही देखा है ना। आप किसका मंच संचालन पसंद आया और क्यों? आपको अपनी पसंद के जो भी कारण हो, आपके अलग अलग कारण सबके हो सकते हैं, लेकिन मंच संचालन की खूबियां हैं और यही मंच संचालन का सबसे मजबूत पक्ष भी है। अनीता और मोहित के मंच संचालन में आपको मुख्य अंतर क्या नजर आता है? अगर अनीता और मोहित के स्थान पर आपको मंच संचालन का दायित्व दिया जाए, आप तो वैसे मंच संचालन करते ही हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा दायित्व दिया जाए तो आपकी स्थिति कैसी हो और आप मंच संचालन के दायित्व को ठीक से निभाने के लिए क्या करेंगे? वास्तव में ये ऐसे सवाल है जो आपको अपने भाषा व्यवहार अथवा भाषा प्रयोग की कुशलता के प्रति सजग करते हैं और यहाँ भाषाई दक्षता दिलाते हैं। ठीक है। आपने जो मंच संचालक की इस विशेषताओं को बताई, उसको अलग अलग करके स्पष्ट करके स्पष्टता के साथ बताइए। जी, यानी कि इन दो स्थितियों की मंच संचालन के गुणों को बताऊंगा। हाँ, दोनों का। जी जी, देखिए, वस्तुतः मोहित के मंच संचालन में हमें हमारे सामने निम्नलिखित विशेषताएं या जो निम्नानुसार विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती है। हाँ, सबसे पहले तो उसने दर्शकों की मनस्थिति को समझा। हाँ, दूसरा है उसने दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट किया। हाँ, तीसरी बात है दर्शकों की प्रतिक्रिया के अनुसार मंच संचालन के संबंध में तुरंत
और उचित निर्णय लिया। हाँ, उसने संदर्भ अर्थात हम उसको इस प्रकार कह सकते हैं कि दर्शक, स्थिति या माहौल के अनुसार हाँ, अपनी पूर्व तैयारी योजना में परिवर्तन करते हुए अपने कथ्य और अभिव्यक्ति दूसरे शब्दों में कही, यानी कि भाषा का वह प्रयोग किया कि जो लोगों को समझ में आए, यानी कि समुचित परिवर्तन उसने किया। हाँ, भावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उसने उचित अनुतान बलागत का प्रयोग किया। आपने अभी आगे प्रश्न पूछा था उसी प्रकार। दर्शकों की पृष्ठभूमि, भाषा का स्तर आदि की उनकी संपूर्णता में समझने की उसने कोशिश की और वैसा ही व्यवहार किया। और एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसने दर्शकों के साथ दृष्टि संपर्क बनाए रखा और इसीलिए उसका यह मंच संचालन सफल हुआ। हाँ, ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक प्रभावी मंच संचालक होना कई तरह की कुशलताओं की मांग करता है। जी जी, हम कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और मंच संचालन को सराहा भी है। तो कभी मंच संचालन की कमियों की वजह से पूरा आयोजन बिगड़ते हुए देखा है। अब आप हमें मंच संचालन के प्रकारों को बताते हुए उसे समझाइए, जैसे सभागार, रेडियो, टेलीविजन। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मंच संचालन की स्थितियों को मैं समझाऊं, यानी कि किस प्रकार से सभागार में मंच संचालन किया जाता है, किस प्रकार से रेडियो पर किया जाता है और किस प्रकार से टेलीविजन पर किया जाता है। यहाँ तुलसी भाई मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब हम एंकरिंग करते हैं या कोई व्यक्ति व्यावसायिक रूप से एंकरिंग करता है तो वहां हर जगह अलग अलग विशिष्टताओं को देखना पड़ता है। अब आपने 3 स्थितियां मुझे बताने को कहा है, सभागार में, रेडियो पर और टेलीविजन पर। तो उसमें सबसे पहले हम सभागार के विषय में बात करते हैं। चलिए, ठीक। कि सभागार में दर्शकों के सामने कार्यक्रम करना होता है, एक बात। हाँ। और जो कार्यक्रम का आयोजन होता है सभागार में तो मुख्यतः कहाँ होता है, तो विद्यालयों में, कॉलेजों में, वहां पर भी मान लीजिए कि वार्षिकोत्सव हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे साहित्यिक गोष्ठी हो या कोई सम्मेलन हो या कोई सेमिनार, वह विशिष्ट विषय पर भी हो या संपूर्ण शिक्षण प्रणाली को लेकर चलने वाला हो। वह कार्यशाला भी हो सकती है, नाटक का मंचन भी हो सकता है, या कहें कि हम उसको कह सकते हैं कि गायन हो, वादन हो, नृत्य हो या कोई प्रतियोगिता हो, या कोई इनाम वितरण की बात हो, प्रस्तुति हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति को हमने व्याख्यान के लिए बुलाया हो, या कोई विशिष्ट ऐसी व्यक्ति का संभाषण हो, वक्तव्य हो, किसी का विदाई समारोह हो या कोई शोक सभा हो, किसी भी विषय को लेकर हमें मान लीजिए कि सभागार में कार्यक्रम करना है तो वहां हर जगह पर तुलसी भाई हमें अलग अलग रूप से पेश होना पड़ेगा। मंच संचालक को या जो एंकर है उसको हर बार अलग अलग रूप में प्रस्तुत होना पड़ेगा। मैं 2 उदाहरण के, जैसे कि कवि सम्मेलन में वह प्रस्तुत होता है और शोक सभा में उसको करना है, तो दोनों जगहों पर उसको अलग अलग भूमिका निभानी और अलग भाव लाने पड़ते। हाँ, तभी मंच संचालन उसका सफल हो पाएगा। तो ये हुआ सभागार की बात। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार, जैसे मैं अभी आपने बताया कि रेडियो, तो रेडियो में प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं
उसमें जो मंच संचालन करना होता है, हम्म, तो वहां सभागार में मंच संचालन करना होता है, उससे अलग बात होती है। मुख्य रूप से वहां पर होती है वार्ता, यानी कि टॉकेटिंग, हाँ, है ना, हाँ। इंटरव्यू होता है, या कोई चर्चा होती है, या कोई प्रावधान होता है जिस पर बात करते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए हम रेडियो की बात करें तो कोई फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हो, हाँ, या रेडियो पर किसी से साक्षात्कार ले रहे हो, कोई किस विषय के हाँ। उपलक्ष्य में, हाँ, या कोई मैं बताऊं कि विषय विशेषज्ञ के साथ चर्चा कर रहे हो। हाँ, और रेडियो में क्या होता है कि दो प्रकार से कार्यक्रम होता है। एक सजीव टेलीकास्ट होता है, सजीव रूप में वह प्रसारण होता है, और एक का रिकॉर्डिंग करना होता है। और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी टेप रेडियो पर लगाई जाती है। ठीक। या कोई कहानी सुनाना हो, या कोई उपन्यास हो, या कोई ऐसी धारावाहिक हो जो रेडियो के लिए तैयार की गई है, तो उसको प्रेक्षकों को सुनाना हो, या कोई रेडियो नाटक हो। नाटक कभी रेडियो नाटक नहीं होता, पर जब टीवी या स्टेज कम हो रहे थे तो रेडियो पर नाटक भी प्रसारित होते थे, और वहां पर आप रेडियो के सूत्रधार के रूप में भूमिका निभा रहे हो, या किसी विषय या सूचना पर परक कार्यक्रम में आप कार्य कर रहे हो और वह बाद में प्रसारित होने वाला हो, तो वहां पर इस कार्यक्रम में श्रोता जो होते हैं, रेडियो में तो श्रोता ही रहेंगे, हाँ, तो वह प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होते। हाँ, और इसीलिए वहां पर जो बात कही जाती है, हाँ, उसके कहने का तरीका बदल जाता है। हाँ, बोलने की शैली है, हाँ, या बोलने की जो गति है, उसमें भी विशेष प्रकार के नियंत्रण आ जाते हैं, या बोलने की शैली आपकी बदल जाती है। बोलने की अवधि जो होती है, समय, वह भी निश्चित हो जाता है, आपके लिए वह सीमित हो जाती है। लंबी अवधि का जो अगर प्रसारण करेंगे तो लोग उब जाएंगे। हाँ, और अगर दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं तो बोलने की भूमिका को जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा, हाँ, अपेक्षाकृत बेहतर होता जाना पड़ेगा, हाँ, वरना लोग रेडियो छोड़कर चले जाएंगे। तो रेडियो के लिए जब कार्यक्रम होता है, लाइव प्रसारण होता है, तो रेडियो में कभी कभार वहां पर प्रेक्षक होते हैं और रेडियो पर भी सुनते हैं, तो आपको दोनों को ध्यान में रखकर वहां पर मंच संचालन या एंकरिंग करना पड़ेगा। तो ये दूसरी स्थिति हुई। बराबर। तो तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार आपने बताया उसी प्रकार टेलीविजन का है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जिसमें दो तरह के दर्शक होते हैं। एक तो जो स्टूडियो में उस जगह पर मौजूद होते हैं, वे जो कार्यक्रम का आयोजन और छायांकन होता है उस जगह पर जो मौजूद होते हैं वे। तो उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं उसमें कि स्टूडियो अथवा किसी अन्य स्थल पर यह कार्यक्रम हुआ है या हो रहा है, वहां शामिल दर्शक। तो दूसरे प्रकार के जो दर्शक होते हैं वे टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखते हैं, वे है ना। तो ऐसी स्थिति में जो मंच संचालक या जो एंकर होता है उसकी भूमिका दोहरी हो जाती है। अब मान लीजिए कि होली के अवसर पर आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन को प्रसारित करना है, तो वहां पर दो प्रकार के दर्शक होंगे। जैसे कि, और होता क्या है कि जब वह मंच संचालक होता है टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का, उसको दोनों का ध्यान रखना पड़ता है और उसको ऐसे विषय वस्तु को बताना पड़ता है कि या उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि दोनों को जोड़े, दोनों दर्शकों को, स्टूडियो में बैठे दर्शकों को और टीवी पर जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन दर्शकों को, दोनों को जोड़ सके, ऐसी भूमिका एंकर को निभानी होती है। और बार बार आपको इस बात का उल्लेख भी करना पड़ता है
वे दर्शक जो हमारे साथ अपने टीवी सेट के माध्यम से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हाँ। ऐसा बोलता है, देखना आप मंच संचालक। हम उन दर्शकों को भी यह बताना चाहेंगे कि आप भी अपने सवाल या आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको टीवी स्क्रीन पर जो हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं उस पर भेज सकते हैं। यानी कि दोनों को जोड़ना। मान लीजिए कि चलिए और कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको ये बताऊं। जैसे आपने टीवी पर एक कवि सम्मेलन देखा होगा, वाह वाह भाई, है ना, वाह भाई वाह, या आपने कपिल शो जो कॉमेडी शो है, कपिल शर्मा, हाँ कपिल शर्मा शो, या कौन बनेगा करोड़पति केबीसी आदि कार्यक्रम सबको याद है, इसीलिए मैं इनका यहाँ जिक्र करता हूँ। तो इन सभी कार्यक्रमों में दो तरह के दर्शक होते हैं और देखिए दोनों जगहों पर भी एक साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। यानी कि टीवी में उन दोनों को मिलाकर चलने के लिए अलग भाषाकीय खूबसूरती आपको लेकर चलनी पड़ती है और तभी आप दर्शकों को बांध भी सकते हैं और तभी आप सफल एंकरिंग कुशलता के साथ कर सकते हैं। बहुत खूब। मैंने और आपने रेडियो, टीवी या किसी अन्य समारोह के मंच संचालन को देखा ही है। जी जी। मंच संचालक में मंच संचालन करते समय कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में आप बताइए। जी जी जी, यानी कि मंच संचालक की विशेषताओं के बारे में आप बताने को कह रहे हैं। उसकी तो ज्यादातर हमने ऊपर चर्चा कर दी है, लेकिन मंच संचालन के समय ध्यान में रखने की जो योग्य बातें हैं उसको मैं यहाँ दोहराता हूँ। हाँ ठीक है जी। तो किसी सभा अथवा मंच संचालन करते समय अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि सारे माहौल को मंच संचालक ही बांधे रखता है और सब ध्यान भी रखना पड़ता है। हाँ, आपने आगे कहा उसी तरह। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि दर्शकों या श्रोताओं को कैसे बांधे रखा जाए। हाँ। यह व्यक्ति के लिए बहुत कठिन कार्य नहीं है अगर आपने मंच संचालन की बारीकियों को समझा है तो। उचित समय पर उचित तरीके से उसका प्रयोग ही करना होता है और ऐसा करने से अगर आप बारीकियों से ध्यान रखने वाली बातों को ध्यान में रखकर मंच संचालन करते हैं तो आप सफल मंच संचालन कर पाएंगे। ठीक है। पर इसके लिए कुछ जरूरी बातें भी हैं। जैसी आप जिस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उसके विषय की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक भाषा पर अधिकार होना चाहिए। आप में भाव प्रवणता होनी चाहिए। भाव भंगिमा भी आप में होनी चाहिए। यानी कि उचित समय पर उचित आपके चेहरे पर आपकी बॉडी पर उन भावों की भंगिमा आनी चाहिए। और एक बात है स्पष्टता तथा प्रवाह पूर्णता आप में आनी चाहिए, तभी आप अच्छा मंच संचालन कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान में रखने की बातें या मंच संचालन की विशेषता के बारे में विस्तार से एक एक करके स्पष्टता से समझाइए आप। यानी कि इन 5 मुद्दों को मैंने जो बताया मंच संचालन के लिए उनको एक एक करके समझाओ। हाँ, विस्तार से। देखिए, तो सबसे पहले तो विषय की जानकारी। तो सभा या मंच संचालन के लिए यह सबसे जरूरी बात है कि आप जिस सभा का संचालन कर रहे हैं उस सभा में जिस विषय पर बात होने वाली है उस विषय पर आधारित सभी के विषय में, यानी कि उसका संपूर्ण ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उस विषय के बारे में आप जब बात शुरू करते हैं तो प्रामाणिक जानकारी दे सके, नवीनतम जानकारी दे सके या विषय को रुचिपूर्ण और गंभीरता के साथ प्रस्तुत कर सके, उसके लिए उसके संदर्भों को और प्रासंगिकता को बिठाने के लिए आपके पास जिस विषय का मंच संचालन कर रहे हैं
उसके विषय की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बराबर। मैं एक उदाहरण देता हूं, चलिए। अभी आईपीएल चल रही है। हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू है, वह क्रिकेट की कमेंट्री देता है ना, एंकरिंग करता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि वह कैसे करता है। आप जरा सोचिए उसके विषय में कि आपको क्रिकेट की कमेंट्री देने के लिए कहा जाए तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उसको उचित न्याय नहीं दे सकते। हाँ। क्योंकि आप क्रिकेट के बारे में बारीकी से नहीं जानते। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू एकदम बारीकियों से बताता है, उसकी भाषा पर पकड़ है, और वो क्रिकेटर भी है। हाँ, तो वह जैसे कि उसमें एक जबरदस्त प्रभाव आ जाता है ना, विषय की जानकारी है, हाँ, इसीलिए। क्योंकि उसके पास क्रिकेट में जो शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है उसकी जानकारी है, जो आम व्यक्ति के पास, आम एंकर के पास नहीं होगी। अब आप उस स्थिति के बारे में सोचिए कि आपको हिंदी साहित्य की किसी कार्यक्रम में बोलना हो तो आप उचित न्याय दे सकते हैं। हाँ। क्योंकि आप साहित्य को लेकर, साहित्य की जो आप में, आपको साहित्य में रुचि है, हाँ। और उस विषय के कार्यक्रम का संचालन करना हो तो आप रुचि के साथ करेंगे। हाँ। उसके उदाहरण देते जाएंगे। हाँ। आप ऐसी पंक्तियों का उपयोग करते जाएंगे क्योंकि वह आपकी रुचि का और आप उस क्षेत्र के व्यक्ति हैं। हाँ। मान लीजिए कि तो आप उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हाँ। मान लीजिए कि विद्यालय में संगीत का कार्यक्रम होना है और सभा मंच का दायित्व किसी को सौंपना है, तो आप कैसे, किसको सौंप सकेंगे? आप यकीनन उसको सौंपेंगे जिसको संगीत में रुचि है। क्योंकि वह संगीत की प्रस्तुति के समय, जिसको संगीत में रुचि है वह व्यक्ति संगीत प्रस्तुति के समय वह क्या करेगा? वह समय पर सही ताल के विषय में, सही राग के विषय में वह बताता जाएगा, उसको उल्लेखित करता जाएगा। तो दर्शक भी साथ साथ में चलेंगे। संगीत के बारे में वह आत्मविश्वास के साथ एक एक करके संगीतकारों को आमंत्रित करेगा, तब उनके संगीत के विषय में भी बताता जाएगा। गीत अथवा भजन की प्रस्तुति से पहले उनका परिचय दे पाएगा, उसके राग रागिनियों के विषय में बताता जाएगा, और अंततोगत्वा वह अच्छा मंच संचालन कर पाएगा। और प्रस्तुति के बाद अगर वह प्रतिक्रिया या विश्लेषण भी करता है, जो व्यक्ति संगीत में जानता है, तो अच्छी कर पाएगा, है ना। तो विषय की जानकारी वह सबसे महत्वपूर्ण है मंच संचालन के लिए। बराबर। यानी कि उनके पास संगीत का ज्ञान है, इसीलिए वो अच्छा संचालन कर सकता है। ठीक है। ध्यान में रखने की बातें या मंच संचालक की विशेषताओं में या हर जगह भाषा का महत्व होता है जी, उसके बारे में भी आप उदाहरण सहित बताइए। अभी इसके विषय में तो काफी बताया है, फिर भी कुछ और चीजों को लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कि मंच संचालन में क्यों भाषा पर अधिकार होना चाहिए। अब आप यह जानते ही हैं कि हर विषय की अपनी शब्दावली और भाषा संरचना होती है। ऊपर जैसे हमने चर्चा की, संगीत के कार्यक्रम में मंच संचालन करना हो तो उसकी शब्दावली वैसी ही होनी चाहिए संगीत की तरह, तो उसका प्रयोग वहां करना पड़ेगा। मान लीजिए कि खेलकूद की प्रतियोगिता है तो वहां पर संगीत की शब्दावली नहीं चलेगी, वहां पर खेलकूद वाली शब्दावली चलेगी, है ना। अतः यह जरूरी है कि हमें विषय विशेष की भाषा पर अधिकार रखकर जैसा कार्यक्रम है वैसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। भाषा पर अधिकार का मतलब यह है कि हम विषय के अनुसार उस विषय के शब्दों का उचित चयन करके हमारी वाक्य रचना भी विषय के अनुकूल, अनुरूप और सभागार में उस विषय के जैसे प्रेक्षक, दर्शक या
लोग बैठे हैं वैसा माहौल, दर्शक आदि के अनुकूल, स्थिति के अनुकूल हमें उसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि बात को कई तरह से कहा जा सकता है। हाँ, वही अर्थ हम कहना चाहते हैं जो हम उसे बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे हम एक कार्यक्रम के रूप में देखते हुए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक मूल विषय को ले लेते हैं, जैसे कि आइए हम सुनते हैं एक गीत जिसके बोल है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ये मूल विषय को हमें अभिव्यक्त करना है। देखिए, भाषा कैसे रंग बदलती है उसको देखते हैं। आप एक अभिव्यक्ति अपने मन में बना लीजिए और एक एंकर है वह ऐसा कहता है। लीजिए, अब पेश है एक और गीत जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। तो सुनिए। तो दूसरी अभिव्यक्ति है, अगर कोई आपसे पूछे कि एक बेहतर जिंदगी के क्या मायने हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कहेंगे, जो देश के काम आ सके। कुछ ऐसे ही भाव लिए हमारी अगली प्रस्तुति के लिए आ रही है सुरों की साधिका निहारिका जी। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आइए निहारिका जी। अब इसको तीसरे रूप में देखते हैं, है ना, इसी अभिव्यक्ति को। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें जिनका नाम ही उनकी पहचान है। जी हाँ, अपनी सुरीली आवाज से आप सभी को देशभक्ति के रंगों से सराबोर कर देने वाली निहारिका जी है। हाँ, ये जो आपने उदाहरण के साथ तीनों बातें समझाई तो बहुत अच्छा रहा। क्या मंच संचालक में भावों को समझने का गुण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाव प्रवणता होनी चाहिए। अगर भाव प्रवणता नहीं होगी तो मंचन अच्छा हो ही नहीं सकेगा। हम जिस विषय से जुड़े कार्यक्रम का सभा या मंच संचालन कर रहे हैं उससे जुड़े भावों की पहचान जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। उदाहरण के लिए हम किसी भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम कर रहे हैं या उसका मंच संचालन कर रहे हैं, तो जिसका विषय बहुत संवेदनशील हो, तो वहां पर आपको उसी अंदाज में संवेदनशीलता को प्रकट करते हुए अपनी बात दर्शकों को या श्रोताओं को कहने पड़ेगी, तभी वह कार्यक्रम में जुड़ेंगे। विषय मान लीजिए कि सीमा पर डटे हुए जवानों के शौर्य का है, तो उस समय हमारी आवाज में ओज गुण होना चाहिए, वीरता का भाव झलकना चाहिए, है ना। तभी अवसर के अनुकूल हमारी वाणी में यदि नरमी हो तो दर्शक नहीं जुड़ेंगे फिर। वीरता या शौर्य का कार्यक्रम है, लेकिन अगर बच्चों से जुड़ी कोई या उनकी किसी व्यक्तियों के बचपन से जुड़ी बातों को हमें कहना हो तो वहां कोमलता का भाव होना चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाव के अनुसार कहने के तरीके में बदलाव लाना जरूरी है। उसमें आरोह अवरोह यानी कि बोलने की शैली में उतार चढ़ाव, मैंने आगे कहा उसी तरह अनुतान, बलागात, तान आदि के भाव अभिव्यक्त होने चाहिए। और भाव प्रवणता का सही अर्थ यही है कि कोमल भाव की कविता को मधुर भाषा में और वीर रस की कविता को पढ़ते समय वाणी में ओज और वीरता का भाव होना चाहिए, और तभी सही मंच संचालन हो पाएगा, है ना। यानी कि अनुपयुक्त अनुतान का प्रयोग अगर आप करेंगे तो सारा कार्यक्रम किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यानी कि मंच संचालन का जो भाव होता है वो भाव प्रकट होना चाहिए। जी जी जी।
तो ये जो मन संचालन का जो भाव होना चाहिए वो भाव भंगिमा के विषय में आप बताइए। यानी कि भाव भंगिमा के साथ ही तो होना चाहिए ना। तो यही तो चौथी विशेषता है मंच संचालन की, है ना। मान लीजिए कि सभा या मंच संचालन के समय हमें हमारी भाव भंगिमाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ। जैसी बात करनी है, जैसा विषय है, जैसा मंच संचालन है, उसी प्रकार हमारी पूरे शरीर के हाव भाव, हाँ। हमारे शरीर के सभी अंगों की भंगिमा वैसी ही होनी चाहिए। हाँ। जैसा कार्यक्रम हो रहा है ठीक। उसमें मान लीजिए कि हमारी मुद्राएं, चेहरे के हाव भाव, जहां संयत यानी कि जहां क्रोध लाना है तो क्रोध आना चाहिए, जहां हास्य लाना है तो हास्य आना चाहिए। ऐसा होगा तभी मंच संचालन अच्छा हो पाएगा। दूसरी एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, अगर आप व्यवसायिक दृष्टिकोण से मंच संचालन का कार्य करना चाहते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका तरीका है ना उसको विकसित करना पड़ेगा। आप जब मंच पर खड़े रहते हैं तो आपके जो पांव है तो उसकी स्थिति अच्छी हो, आपके खड़े रहने का ढंग अच्छा होना चाहिए। आप टेढ़े मेढ़े रहकर खड़े रहेंगे और मंच संचालन करेंगे तो मंच संचालन असफल हो जाए, प्रभावी नहीं। यानी कि हाँ, आपको भी बिल्कुल परफेक्ट रहना पड़ेगा। वहां अच्छी तरह से खड़ा रहना पड़ेगा। आपके पांव एकदम खुले नहीं होने चाहिए, आपके पांव एकदम बिल्कुल पास पास भी नहीं होने चाहिए। ये आपका शरीर भी वहां पर बोलता है। आपको जोश में आकर जोर जोर से बोलना या जोर जोर से चिल्लाना भी नहीं है, या अपनी बात को बिल्कुल जोर शोर से व्यक्त नहीं करनी है। सहज रूप से अपनी बात को अभिव्यक्त करनी चाहिए और ये सारी भाव, ये सारी भंगिमाएं आपके चरित्र में भी दिखाई देनी चाहिए, तभी आप भावपूर्ण अभिव्यक्ति कर पाएंगे। हाँ, बराबर, ठीक है। मन संचालन में स्पष्टता तथा प्रवाहपूर्णता का होना भी जरूरी है, तो उसके विषय में स्पष्ट कीजिए। ओके, हाँ, तो स्पष्टता और प्रवाहपूर्णता होनी ही चाहिए। आप बात करते करते काफी समय तक अटक नहीं सकते और जो कुछ भी कहना है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको कहना पड़ेगा। वहां पर यह नहीं चलेगा। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूं कि विषय के अनुसार हमारे बोलने की गति और विराम में भी विविधता होनी चाहिए। आमतौर पर गंभीर विषयों के सभा या मंच संचालन होते हैं तो वहां पर बोलने में गति अपने आप ही अपेक्षाकृत थोड़ी धीमी हो जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन उसी जगह कार्यक्रम अगर युवाओं को लेकर है तो बोलने की गति में थोड़ी तेजी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही जल्दी जल्दी में बात करें या धीमे धीमे ही बात करें। तो हमारे बोलने में एक प्रकार की स्पष्टता होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हम जो कुछ भी कहें उसे सभी दर्शक श्रोता ठीक से सुन पाए, ऐसी कोशिश मंच संचालक की होनी चाहिए। आपके उच्चारण में शुद्धता हो और कई बार अर्थ का अनर्थ न हो जाए, यानी कि किसी भी बात का अर्थ जो होता है, जो कहना है वही कहें, द्विअर्थी भाषा का प्रयोग न करें। और जब हम किसी को बुलाते हैं, वक्ता को, तो उसका सही सही परिचय दें। हमारे उच्चारणों में उस समय कोई त्रुटि ना हो, वरना सारे कार्यक्रम पर पानी फिर जाएगा। हमें उसको इस तरह से कि हमारे अगले वक्ता हैं, लेकिन अगर आप उच्चारण में ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे अगले वक्ता हैं। एक ही शब्द वक्ता, व और ब, वक्ता का वक्ता हो जाएगा और तब पूरा सभागार हंसने लगेगा और सारा कार्यक्रम किरकिरा हो जाएगा, है ना। तो बोलने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यानी कि उच्चारण की लापरवाही
का पूरे कार्यक्रम को असफल कर देती है। ठीक। अतः जरूरी है कि हमारा बोलना स्पष्ट हो और उसके लिए उचित गति, उचित लहजा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मंच पर जो घबरा जाते हैं तो हकलाने भी लगते हैं। तो बिल्कुल आप एकदम स्पष्ट होकर जाएं, और वहां पर अगर आप एकदम स्पष्ट हैं तो आपका प्रवाह भी वैसा अच्छा होगा। हाँ। आपकी वाणी में स्पष्टता होगी, उच्चारण में अपने आप शुद्धता आती जाएगी और आपका मंच संचालन जो है वह एकदम प्रभावी हो जाएगा। ठीक जी। तो अशोक जी, ये मन संचालन और मन संचालक के बारे में जो आपने बताया, तो जो बताया उसके अतिरिक्त कुछ अन्य जरूरी बातों के बारे में भी आप बताएं। लगभग तो काफी बातें आ गई है, हाँ। फिर भी मान लीजिए कि कुछ बातें एक आध होगी तो दोहरा देते हैं और देख लेते हैं कि वैसे तो कई ऐसी बातें हैं, हर जगह पर मंच संचालन के लिए नई नई बातों का अभ्यास करना पड़ता है। ठीक। पहले तो देखिए, सामान्य सी बातें हैं ये तो जो बता रहा हूं मंच संचालक के लिए। सबसे पहले जो मंच संचालक होता है ना, उसको कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही माइक की जांच कर लेनी चाहिए। हाँ। एक बात। ठीक। और उसी समय आवाज को बढ़ाना, घटाना या अपने मुंह से माइक को कितना दूर रखना है, कितना पास रखना है, आदि बातों को स्पष्ट करके तय करके उसको वैसे उसको लगा देना चाहिए। एक बात। फिर शुरू में ही कार्यक्रम शुरू होता है, उसी वक्त दर्शकों या श्रोताओं से निवेदन करके कह देना चाहिए कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखें या साइलेंट रखें, या आप अपने मोबाइल को इस तरह रखिए कि पूरे कार्यक्रम को वह मान लीजिए कि व्यवधान पैदा ना करे। हाँ। है ना। हाँ। फिर विषय, भाव और प्रस्तुतियों के अनुसार संचालन करते समय आपको बीच बीच में काव्य पंक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। विशेष प्रभाव तब छूटता है। विशेष प्रभाव छोड़ने के लिए आपको ऐसी ही किसी अन्य महान वक्ता की बात करनी चाहिए, पर वह बात उस तरह से करनी चाहिए कि जिस वक्ता को हमने बुलाया है उनको बुरा ना लगे। हाँ। है ना। और जब आप कविता के माध्यम से कोई बात करते हैं तो कम शब्दों में ज्यादा बात कह सकते हैं, पूरी बात कह सकते हैं और बाद में प्रभाव भी ला सकते हैं। एक बात का आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कविता की पंक्तियां जो आप कहें वह विषय के अनुरूप हो। हाँ। विषय से जुड़ी हुई हो। हाँ। वरना क्या होगा कि विषय कुछ और है और आप किसी अन्य विषय की कविताएं पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर वह भाव नहीं जुड़ पाएगा। ऊपर जो बात की उसी तरह। ठीक है ना। फिर आप यह भी ख्याल रखें कि दर्शकों को हंसाना या उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए प्रयत्नशील होना। हाँ। लेकिन आप लोगों को हंसाने के लिए या अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भद्दी बात मत करें, गंदी बात मत करें, हल्की भाषा का प्रयोग ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। हाँ। आपत्तिजनक टिप्पणियां न करें, द्विभाषी शब्द न। हाँ, द्विभाषी शब्द ना बोले, किसी का मजाक ना उड़ाएं। ठीक है। और ऐसा करेंगे तो आपके कार्यक्रम का स्तर गिर जाएगा। हाँ। आपको हास्य पैदा करना है तो उचित बात कीजिए। हाँ। है ना। ऐसी कई है कि उचित भाषा का प्रयोग करते हुए आप हास्य उत्पन्न करें। आपने कहा उसी तरह मजाक उड़ाने के लिए कार्य न करें वहां पर। हाँ। और मजाक उड़ाने के लिए कई बार देखा है आपने कि अच्छे अच्छे मंच संचालक द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करते हैं, धोखा की जाते हैं। हाँ। सभागार में केवल एक ही और देखकर ना बोले। हाँ। है ना। अपना मुंह चारों ओर दिखाए, यानी कि हर ओर देखते हुए आप बात करें। आपके खड़े होने का या और बोलने का जो है वहां मंच पर, तो उसका अगले दिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले उसका अभ्यास कर ले।
और मंच संचालन के लिए एक और बात बताऊं आपको, बहुत जरूरी है कि वहां पर आपको कोई पांडित्य प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप बिल्कुल सीधे साधे रहिए। ठीक है। और उपदेश देने का काम ना करें वहां पर जाकर, क्योंकि मंच संचालक की भूमिका क्या होती है? कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न करना। हाँ। मेहमानों को बुलाना, उनके लिए भूमिका तैयार करना, अंत में उनके लिए अच्छा उपसंहार रूप उनका आभार प्रदर्शित करना, यही काम करना है। वहां पांडित्य प्रदर्शन करने जाएंगे, वहां पर उपदेश देने जाएंगे तो आपका कार्यक्रम असफल हो जाएगा। फिर आपकी आवाज में स्पष्टता, शुद्धता, मधुरता, विनम्रता बनाए रखे, वह होनी ही चाहिए। वास्तव में सभा या मंच संचालक का व्यक्तित्व, उसकी भाषा, उसके कहने का अंदाज आदि ही कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और कार्यक्रम तभी सफल होगा जब आप सीधे साधे रहते हैं, जैसे है वैसे प्रस्तुत होते हैं। ठीक है। तो आज मैंने जो प्रस्तावना में बताया कि मंच संचालन और मंच संचालक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो आप अशोक जी ने जो बातें बताई इनके बारे में, तो इस बातों को ध्यान में रखकर अगर आप संचालन करते हैं तो आप सफल होंगे। आप सबका और आपका धन्यवाद।